नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करते हैं 22 अप्रैल दिन बुधवार की करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले आज दिन के बारे में समझ लेते हैं। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल को हम सब विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 20 अप्रैल वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड अर्थ डे। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, तो इस बात को हमें याद रखना है कि अपनी पृथ्वी को हमेशा स्वच्छ, साफ सुथरा और ग्रीन रखें, यानी कि क्लीन और ग्रीन दोनों तरीके से आप हम लोग बात करेंगे। आज के बारे प्रश्न पे हम नहीं डिस्कस करेंगे विश्व पृथ्वी दिवस की थीम, सारी चीज़ों को कब से प्रारंभ हुई, कब से क्या, इस सारे विषय पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे, यानी कि पूरा डेटा आपको कल जानकारी इसकी मिलेगी। खैर, आज हम पहले प्रश्न की ओर अपने बढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को $1 बिलियन की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, यानी कि एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या करेगा, भारत को $1 बिलियन की राशि सहायता देगी। क्या कैसा देगा, उस पर जाते हैं कि अभी हाल ही में एनडीबी की 5वीं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बैठक आयोजित की गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जो गवर्नेंस बैठक थी उसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया और भाग लेने के बाद भारत के लिए कुछ सहायता राशि एनडीबी ने जारी की, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी की। वो राशि थी $1 बिलियन। अब बात करते हैं एनडीबी के ऊपर। तो एनडीबी हमारी ब्रिक्स देशों की एक, जो ब्रिक्स देश हैं उनके समूह का एक बैंक है। ये जो ब्रिक्स थी, मैं ब्रिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, इतने लोगों द्वारा ब्रिक्स बना था। 2006 में ब्रिक बना था, ये ब्रिक था। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल होता है, तो तब मिलाकर के ये ब्रिक्स हो जाता है। इन सारे देशों ने सोचा कि अपने देशों पर अगर कोई भी ऐसी मुसीबत आती है तो उसके लिए एक बैंक की स्थापना की जाए जो सहायता हमें दे। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना इसी के अनुसार 2014 में की गई थी, ठीक है, 2014 में। अब इस बैंक के में जब प्रारंभ की गई थी बैंक को, तब प्रारंभ की गई थी $100 बिलियन से। $100 बिलियन से एक बैंक प्रारंभ किया गया जिसका नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स समूहों का एक बैंक था। बी क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के प्रभावों का आकलन अब वर्तमान में 15वां वित्त आयोग करेगा। क्यों करेगा, तो सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। क्योंकि वित्त आयोग इस वजह से करेगा क्योंकि कोविड-19 के प्रभावों के कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको खासा चोट पहुंचा है। और अभी हाल ही में 23 से 24 अप्रैल को एक बैठक आयोजित होगी सलाहकार परिषद की, ठीक है। सलाहकार परिषद की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि कोविड-19 के जो भी काम धाम होंगे, जो भी प्रभाव होंगे, उनका आकलन 15वां वित्त आयोग करेगा, ठीक है। और इस पहल पर एक बैठक का जो आयोजन किया जाएगा उसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि अर्थव्यवस्था को कैसे बचाया जाए, ज़्यादा चोट ना पहुंचे से बचाया जाए। क्योंकि अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल लेवल की कई संस्थाओं ने भारत की जीडीपी रेट को घटा दिया है। जैसे कि आईएमएफ की अगर मैं बात करता हूं तो आईएमएफ ने भारत की जो जीडीपी रेट रखा है 1.9%, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला 1.5 से ये 2.8 के बीच में रहने की बात कही है, ठीक है। अगर मैं फिच रेटिंग एजेंसी की बात करूं तो उसने बोला 2% रहेगी। अगर मैं बात करूं मूडीज़ की, जो मूडीज़ रेटिंग एजेंसी है, वो 2.5% की बात करूं। फिच या मूडीज़ की मैं बात करूं, ये रेटिंग एजेंसी या किसी भी देश की जीडीपी का आकलन करती हैं कि ये जीडीपी कितनी रहेगी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस कितना रहेगा, भारत की या अन्य देशों की सकल घरेलू उत्पाद कितना रहेगा, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करती है। निर्णय इसीलिए 15वां वित्त आयोग ने लिया है कि जितना भी प्रभावों का आकलन होगा अब मैं स्वयं करूंगा। तो ये 15वें वित्त आयोग का ही निर्णय है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है एनके सिंह जी। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो एनके सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई क्षेत्र में 36% की वृद्धि दर्ज करी है। यानी कि जो भी ग्रीष्मकालीन, जो भी बरसात के समय के दौरान जो भी ऐसी फसलें हुई, उनमें 36% की वृद्धि दर्ज करी गई है। जिसमें से अगर मैं सर्वाधिक वृद्धि की बात करूं तो चावल में सर्वाधिक वृद्धि हुई, कितनी, 14% की। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, आपसे केवल इतना ही पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की गई जो रिपोर्ट है कि उसमें कहा गया ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 36% की वृद्धि हुई। टोटल फसल की बात करें तो चावल में सर्वाधिक वृद्धि हुई 14% की, ठीक है। केवल आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री हमारे आप सभी जानते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्ति प्राप्त हुई है। नए सचिव की नियुक्ति प्राप्त हुई, तो पूर्व प्रीवियस कौन था, तो संजय कोठारी जी का इन्होंने स्थान लिया है
संजय कोठारी जी इससे पहले क्या थे, राष्ट्रपति के सचिव थे, लेकिन अब वर्तमान में कौन हो गया है, तो अब हो गए हैं कपिल देव त्रिपाठी जी। अब मैं बात करता हूं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है सचिव जैसे मसलों की, ठीक है। तो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैसे होती है नियुक्ति, नियुक्ति होती है जैसे जो मंत्रिमंडल हमारा होता है, राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या वित्त मंत्री, ये हमारा मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल की ही एक समिति होती है, एक नियुक्ति समिति होती है, इसी में गठित समिति होती है, उसे बोलते हैं नियुक्ति समिति, ठीक है। अब नियुक्ति समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है कि किसे बनाया जाए, सचिव या उप सचिव या कुलपति, या इस तरीके से जो डिस्कशन होते रहते हैं बड़े बड़े पदों के बारे में, उनको कैसे नियुक्त किया जाए। तो उसमें भाग कौन कौन लेता है इस नियुक्ति समिति में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन भाग लेते हैं। इसमें भाग लेते हैं, क्रम से देख लीजिएगा, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, तीनों सेनाओं के प्रमुख यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना के प्रमुख भाग लेते हैं। रक्षा मंत्री के सलाहकार भाग लेते हैं इसी में। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर भाग लेते हैं, और इसके बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भाग लेते हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। और इसके अतिरिक्त अन्य भी जो मंत्रिमंडल में आवश्यक चीज़ें होती हैं उनके द्वारा भी वहाँ पर क्या होता है, बैठक होती है बाकायदा। उसके बाद नाम एक सुझाया जाता है, उसके बाद किसी ऐसे पद की नियुक्ति होती है, सचिव, उप सचिव या ऐसे जो भी पद होते हैं। तो इतने लोग शामिल होते हैं इस समिति के द्वारा, उसके बाद ये नियुक्ति होती है। अगर मैं कपिल देव जी के बारे में बात करूँ तो कपिल देव जी वर्तमान में सचिव तो होंगे ही होंगे राष्ट्रपति जी के, लेकिन ये 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ये सेवारत रह चुके हैं कपिल देव त्रिपाठी जी, और वर्तमान में राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना प्रारंभ करी है। ये ऐसा क्या है, आप सब देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभी भी सेवारत हैं, गांवों में बाकायदा मेहनत कर रही हैं, अस्पतालों में मेहनत कर रही हैं, इसलिए उन्हें कोई प्रभाव ऐसा न ग्रसित हो, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बेहतरीन निर्णय लिया और कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना प्रारंभ करी। किसके लिए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ही प्रारंभ करी है। जिसके तहत होगा क्या, लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इसका बेनिफिट मिलेगा, और साथ साथ में 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा, यानी 50 लाख रुपए का एक स्वास्थ्य कवरेज दिया जाएगा किसे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। तो क्लियर बात हो गई कि लगभग लाभान्वित कितनी होंगी, इससे लाभ कितना मिलेगा, तो 1 लाख कार्यकर्ती को मिलेगा लाभ, और उसके अलावा कितना बेनिफिट दिया जा रहा है स्वास्थ्य के तहत, तो 50 लाख रुपए स्वास्थ्य कवर बीमा दिया जा रहा है। तो ये बात तो हमें याद रखनी है। उसके अलावा जब एक नया नाम ही आ गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो ये होता क्या है, आंगनबाड़ी एक ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र के रूप में काम किया करता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों की देखरेख पे काम करती है, ठीक है। सबसे पहले से 1975 में स्टेब्लिश किया गया था ऐसे कार्यों के लिए। और इसकी अगर मैं वेतन की बात करूं कार्यकर्ता की, तो 15,000 रुपये प्रति माह इसका वेतन होता है कार्यकर्ता का, ठीक है। तो इतनी बात हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है, तो मध्य प्रदेश के बारे में आप लोगों को ऐसे कुछ जानकारी, सारी चीज़ों का आकलन आप लोगों को है। नए मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिए किसने, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ अभी हाल ही में ली है। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। ये 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 को हमारे गृह मंत्री, कौन, गृह मंत्री सरदार पटेल जी ने ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल के पहले बैच को, जो पहला बैच था उसको संबोधित किया था, और उसी की स्मृति में सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष या उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी सिविल सेवक हैं, जितने भी आईएएस या आईएफएस या आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े उत्साह के साथ इसे मनाते हैं। और इसी में ही एक पुरस्कार दिया जाता है, पीएम उत्कृष्टता अवार्ड। पीएम उत्कृष्टता अवार्ड, यह अवार्ड इसलिए दिया जाता है, जो भी सिविल सेवक हैं अपने बेहतरीन कामों के लिए जाने जाते हैं, तो यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह 3 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। तो इसकी अगर पुरस्कार की श्रेणियां पूछे तो 3 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कब से मनाया जा रहा है, इस दिन कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, क्यों मनाया जाता है, सारी चीज़ों का डिस्कशन आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया है। तो यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी है, उसी के ऊपर एक पुल का निर्माण किया गया, उसका नाम है दापोरिजो पुल। सारी चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू। पेमा
खांडू, पेमा खांडू ने ही इस पुल का उद्घाटन किया है। सुबनसिरी नदी की अगर मैं बात करूं तो सुबनसिरी नदी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो तिब्बत और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है और असम में जाकर के समाप्त होती है। तो असम में जाकर के ये नदी क्या होती है, कहते हैं ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है जाकर के। तो ब्रह्म सुबनसिरी जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यह आती कहाँ से है, ये आती है तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होते हुई और सुबनसिरी असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इतनी बात हमें याद रखना है, कैसे कि सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, असम में जाकर के ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है और इसी के ऊपर दापोरिजो पुल का निर्माण किया गया है। अब ये चीज़ें और एक बात यहाँ पर याद रखना, दापोरिजो जो पुल है उसे नियुक्त जो बनाया है वो बनाया बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। जो बॉर्डर पर रोडें बनती हैं वो बीआरओ ही बनाता है, ठीक है। चाहे वो पर्वतीय क्षेत्रों के हो, जितने भी बॉर्डर सीमा रेखा बनाती है अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पर बीआरओ ही अपनी रोडें बनाता है। तो हमें ये याद रखना है कि बीआरओ द्वारा निर्मित ये एक पुल है, ठीक है। सारी चीज़ें याद रखें, बीआरओ ने इस पुल के 1 माह में ही तैयार कर दिया है मात्र, और यह सहायता क्या करेगा, चाइना इंडो चाइना जो बॉर्डर है वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी सहायता करेगा इस चीज़ों को लेकर के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रचनात्मक व नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया गया, ये है क्या? ऐसा यूनाइटेड नेशन जो है अपने नवाचार जो भी काम कर रहा है इनोवेशन संबंधित सारी चीज़ों को जागरूकता के लिए करता है, और साथ साथ में अभी मैं यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करूं या यूनेस्को की बात करूं, दोनों ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट का नाम था क्रिएटिव इकोनॉमिक रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट में उसने बोला था कि जो 21वीं सदी है यानी कि वर्तमान की सदी जो है वो उनके लिए रचनात्मकता और नवाचारता दोनों एक प्रमुख पिलर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी देश के अंदर ये रचनात्मक माहौल नहीं होगा, कुछ क्रिएटिविटी नहीं होगी देश में, या अगर कोई भी इनोवेशन का काम नहीं होगा तो वो देश पीछे रहेगा, ऐसा मानना है यूएनडीपी और यूनेस्को का। तो यूनियन ने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी क्रिएटिव इकोनॉमिक रिपोर्ट के नाम से, और उसी में बोला भी गया था कि जो सदी होगी 21वीं सदी वो इन्हीं दोनों पर बेस होगी, ठीक है। तो ये भी हमें एक याद करना है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा www.morth.nic.in पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का काम क्या, दिमाग में सबसे पहले यही आता है। इस पोर्टल का जो काम होगा, सड़क के किनारे जितने भी हाईवेज हैं या राजमार्ग हैं उन सब के किनारे जो भी ढाबे हैं, जो भी मरम्मत के दुकानें हैं, मरम्मत की दुकानें, और या फिर ट्रक्स, जो भी ट्रक वगैरह अवेलेबल होते हैं उन हाईवेज पर अवेलेबल होते हैं सेवा के लिए, उन सब की जानकारी इस पोर्टल पर अवेलेबल होगी, ठीक है। अभी तक इस पोर्टल के लिए असम और यूपी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया कि ठीक है हम इस पर पूरी जानकारी अपडेट करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं। अब हाल ही में आगे भी काम हो जाएगा, वो देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्रालय हमारे कौन है, नितिन गडकरी जी हैं, याद रखें। और अंतिम प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.89 करोड़ किसानों को 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि लॉकडाउन में किसानों को ज़्यादा प्रभाव ना पड़े और उनको राशि थोड़ी बहुत सहायता की मिलती रहे, तो इसीलिए 17,793 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं 8.89 करोड़ किसानों के लिए। तो ये तो बात ठीक हो गई। अभी इससे पहले भी एक राशि जारी कर चुके हैं पिछले महीने में ही। तो पीएम किसान जो योजना है उसे लॉन्च किया गया था फरवरी 2019 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम, अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत की, उसमें 60-40 का रेशियो, 60% सेंट्रल का है, 40% स्टेट का है। लेकिन जो ये योजना है इसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट अपना इन्वेस्ट करती है, यानी कि 100% जो पैसा देती है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा देती है। तो ये भी हमें याद रखना है। ये आपके 10 प्रश्न थे। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो, जरूर निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी प्रश्न बनते हो आपके मस्तिष्क में अपना पूछिएगा, जो भी दिमाग में आए कि हाँ ये प्रश्न पूछने लायक है, जो भी भाषा समझ ना आई हो वो पूछिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।